नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। 2025 विधानसभा चुनाव का मतदान जो है खत्म हो चुका है और कल मतगणना है। मगर इस बीच जो है राजनीतिक दल से लेकर जो बिहार के तमाम लोग हैं वो समीकरण जोड़ने और घटाने में लग चुके हैं कि आखिर जो है बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल तो अलग एनडीए सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं जो तेजस्वी यादव है उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में क्या समीकरण होगा, हमारे साथ कोसी और सीमांचल पर पैनी नजर रखने वाले सीमांचल के वरिष्ठ पत्रकार पंकज भारतीय जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये 7 विधानसभा में जो है कौन बाजी मार रहा और क्या मुद्दा था लोगों के बीच। सर ये बताएं कि पूर्णिया सदर विधानसभा से स्टार्ट करते हैं। सदर विधानसभा लगातार जो है यहाँ पर भाजपा जीतती आ रही है, मगर इस बार कांग्रेस से जो है जितेंद्र यादव प्रत्याशी है। क्या लगता है, क्या समीकरण हुआ है और वोटर का रुझान किस तरफ गया है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक जो कॉमन बातें जो मुझे देखने के लिए मिली कल जब मैं चुनाव के दिन मैं भी इलाके में घूम रहा था विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, तो एक बातें जो बड़ी कॉमन दिख रही थी कि इस बार जो है सो वोटर अन्य चुनाव की अपेक्षा काफ़ी चुप्पी साधे हुए थे और वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि एक चीज़ तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो बिहार जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील राज्य रहा है और यहाँ के लोगों को माना जाता है कि वो काफ़ी वो अपने आप में खुद राजनीतिज्ञ होते हैं। तो इस स्थिति में हमने कई जगह पर बड़ी कोशिश करी कि जो घुमा फिरा करके ही सही हमने जानने की कोशिश की कि उनका मतदान कहाँ गया, लेकिन उन्होंने उतनी ही बड़ी चतुराई से उन्होंने इस बात को टालने का काम किया। तो कई जगह जो है सो समझ में नहीं आ पा रहा था, बड़ी मुश्किल से लोग आप ये नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के किधर जो है सो लोगों का रुझान था या क्या कुछ बातें थी। अगर आप सीधा सवाल अगर करते हैं कि जो किसी वोटर से कि आपका मुद्दा क्या रहा, आपने क्या सोच करके वोट डाला होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, कई तरह की बातें थी। बहुत सारी लोगों ने बताया कि हम विकास को लेकर के वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या थी। खास करके हमने युवाओं से जब बात करी तो उनका मानना था कि उनके लिए रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा है और इसी को ध्यान में रख करके रोजगार पलायन बड़ा मुद्दा है, मगर सदर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ है और इस बार कांग्रेस ने प्रयोग भी किया। जो पुराने प्रत्याशी जो लड़ते थे उनको हटा के नए प्रत्याशी को दिया। क्या लगता है, कांग्रेस का प्रयोग जो ये सफल होगा? देखिए, सफलता और असफलता की बात मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि जो जिस तरह से अभी तक के विगत कई चुनावों में जो है भाजपा को यहाँ पर क्लीन स्वीप मिलता रहा है पूर्णिया सदर सीट में, वो इस बार उनको क्लीन स्वीप नहीं मिलने के लिए जा रहा है। संभव है कि वो अपना इतिहास बनाए रखें या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 दशक का जो पुराना इतिहास है, जो कि यहाँ से अभी तक कांग्रेस 4 दशक से नहीं जीत पाई है, तो उसको जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं जितेंद्र कुमार वो तोड़ने में कामयाब हो जाए। तो अच्छा, हम ये बात करें पूर्णिया का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है धमदाहा को। धमदाहा में पूर्व मंत्री जो है लेसी सिंह वो जदयू से है और यही के जदयू के जो पूर्व सांसद थे वो बागी होकर जो अब आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ का समीकरण जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट फैक्टर है। क्या लगता है, संतोष कुशवाहा मुस्लिम वोट बैंक को वहाँ पर एकजुट कर पाए हैं? जी, मैं धमदाहा के इलाके में भी था। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि जो माई समीकरण जो है वो पूरी तरह से आरजेडी कैंडिडेट के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसमें अगर कहीं नाम मात्र की टूट रही होगी तो मुझे नहीं मालूम। मैंने वहाँ से यही महसूस किया कि माई समीकरण जो है बड़ी मजबूती के साथ आरजेडी कैंडिडेट के साथ खड़ा था। और दूसरी बात जो थी उसमें जो तेजस्वी यादव ने जो एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है उस सीट पर, वो सीट उस हिसाब से, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जहानाबाद में जो है औरंगाबाद में जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो प्रयोग किया था, वही प्रयोग उन्होंने यहाँ पर भी किया है धमदाहा में। इस वजह से उनका जो वो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें एक नया जो है माई के साथ साथ एक के भी उसमें कुशवाहा भी बड़ी मुस्तैदी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया। और इसके बाद एक नई बात मैंने जो वहाँ महसूस किया कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, अत्यंत पिछड़ा का जो वोट बैंक है, उसमें भी इस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से इस सोशल इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट था कि उसमें भी थोड़ी सेंधमारी होती हुई दिखाई दी है। महिला जम के वोटिंग कर रही थी। हम मुस्लिम महिलाओं से बात की, हमको लगा कि मुस्लिम महिला जो आरजेडी की तरफ, मगर जब उनसे बात किए तो उन्होंने
ये तो क्लियर नहीं किया हम जदयू की तरफ जा रहे हैं या आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना था कि ये 10,000 लाइन है। ये 10,000 लाइन क्या? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर उन्होंने जो अभी जो महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये भेजा गया है, तो आप कह सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसका असर नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए कि जो सभी लोगों को नहीं मिला है, लगभग जो जितनी महिला मतदाता थी उसमें आधे को ही वो लाभ मिला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक घर में किसी को एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो दूसरे में थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है। और एक बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ जब आप वोटर से बात करते हैं, वो कह क्या रहे हैं और उन्होंने क्या किया होगा, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम है। इसको आप बड़ी आसानी से जज नहीं कर सकते हैं। कथनी और करनी में यहाँ बड़ा फर्क होता है। लेकिन एक बात तय मानिए कि जो वहाँ पर जो है धमदाह में कांटे की टक्कर है और ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कह पाना थोड़ा कठिन। रुपौली सीट को लगातार जो है वहाँ पर पप्पू यादव कह रहे थे कि हमको रुपौली हर हाल में जीतना है। क्या लगता है इस बार बीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार थी और निर्दलीय शंकर सिंह की तरफ पिछले बार मुस्लिम वोट बैंक आ गया था, मगर इस बार जो ये 10,000 रुपया और जो तेजस्वी यादव जो लगातार बोल रहे हैं सत्ता परिवर्तन करना है, क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है बीमा भारती यानी आरजेडी की तरफ इस बार हुआ है? आपको क्या लगता है? देखिए निश्चित तौर पर आपने जो कहा सही है। पिछले बार जो है सो बीमा भारती की हार इसलिए हुई और शंकर सिंह की जीत इसलिए हुई कि मुस्लिम मतदाता जो है शंकर सिंह के साथ मूव कर गए थे। उनके जाने की वजह से उनकी जीत हुई थी और बीमा हारी थी। लेकिन इस बार जो है थोड़ी फिजा बदली हुई नज़र आई। मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूं कि कितना फीसदी मुसलमान जो है बीमा भारती के साथ है, लेकिन बहुसंख्यक जो है मुस्लिमों का वो निश्चित तौर पर जो सुनने के लिए आ रहा है, वो जो बीमा भारती के साथ जाने में वो जाती हुई दिख रही थी। और इस लिहाज से ये सत्य है कि अगर मुस्लिम मतदाता बीमा भारती के साथ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी राह आसान हो जाएगी। हाँ, अगर मुस्लिम वोटरों में विभाजन हुआ, बीमा भारती और शंकर सिंह में अगर बंटवारा हुआ वोटों का, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल उठा सकते हैं। गंगोता वोट भी तो है, लगभग 45,000 के आसपास गंगोता वोट है। फिर वो गंगोता वोट को किस तरफ शिफ्ट हुआ? कलाधर मंडल की तरफ शिफ्ट हुआ या बीमा भारती की तरफ? ये मेरी जानकारी में दोनों को, कलाधर मंडल और बीमा भारती को दोनों के हिस्से में जो है गंगोता वोट गया है, तो दोनों ही गंगोता जाति से आते हैं। तो लिहाजा अब ये मेरे पास इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि कितना फीसदी गंगोता बीमा भारती के साथ और कितना कलाधर मंडल के पास गया है। क्या कह सकते हैं? तो क्या शंकर सिंह रेस में है या कलाधर मंडल वर्सेस बीमा भारती है? देखिए जो खबरें आ रही है खास करके मुस्लिम मतदाता को लेकर के, अगर वो बात सही है तब तो निश्चित तौर पर कलाधर मंडल और बीमा भारती के बाद वहाँ लड़ाई होगी। अच्छा, कस्बा सीट में एक नया प्रयोग जो है एनडीए जो है लोजपा को सीट दिया और नीतीश सिंह जो वहाँ से चुनाव लड़े। बिल्कुल उनको 10 दिन मात्र मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। और एक दिग्गज जो कस्बा से प्रदीप दास लगातार वहाँ से मेहनत कर रहे थे, वो कह रहे थे अपने आप को कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। मगर क्या लगता है वहाँ पे इरफान आलम एक नए प्रयोग के रूप में वहाँ आए हैं, क्योंकि आफाक आलम जो सिटिंग विधायक उनका टिकट काट के दिया गया। नए नीतीश सिंह भी है, एक पुराने दिग्गज प्रदीप दास। क्या लगता है, क्या समीकरण बैठा है इस बार सीट की? उसमें जो है जिस पुराने दिग्गज आप आफाक आलम की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चुनाव के शुरुआती दौर में उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो है वो पिछड़ते चले गए। और देखिए वहाँ पर मतों के इस बार का निर्णय जो होगा वो मतों के विभाजन पर होगा। मुस्लिम मतदाता वहाँ बहुसंख्यक है, उनके मतों में कितना बंटवारा होता है, ये दशा और दिशा वहाँ के परिणाम का तय करेगा। वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आफाक आलम जो थे पूर्व विधायक, वो तो निर्दलीय थे ही। वहाँ पर AIMM के भी उम्मीदवार थे, वहाँ पर जनसुराज के भी उम्मीदवार थे, दोनों मुस्लिम बिरादरी से आने वाले हैं। तो इस तरह से जो है सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतों का विभाजन, मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर जो है सो हिंदू वोटरों के साथ मिल करके जो नीतीश सिंह हैं SJP के प्रत्याशी, वो एक नई कहानी बना सकते हैं। अगर मतों का विभाजन अगर कम हुआ होगा, मुस्लिम मतों का विभाजन कम हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तब जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मोहम्मद इरफान, उनकी स्थिति बेहतर है। आप मुस्लिम वोट की बात की थी, ये हिंदू वोट भी तो बट रहा है। प्रदीप दास आखिर
पिछले बार 65,000 के आसपास वोट लाए थे, वो भी तो कुछ काटे होंगे, तो नीतीश सिंह को तो नुकसान होगा ना। निश्चित तौर पर नीतीश सिंह को, राजेंद्र यादव भी हैं। निश्चित तौर पर नीतीश सिंह के मतों का भी बंटवारा हुआ है। प्रदीप दास और राजेंद्र यादव ने भी सेंधमारी की है हिंदू मतों में। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर अधिक संख्या में मतों का विभाजन हुआ होगा मुस्लिम कैंडिडेट के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लेने के बीच में, अगर कोई बहुत कंफर्ट जोन में होगा कि कोई अगर 20,000 मत ले आता है कोई मुस्लिम उम्मीदवार, वो चाहे वो AIM के हों या फिर जनसुराज को हों, तो 20,000 एक बड़ा फासला हो जाता है। अगर इस तरह की कोई स्थिति अगर बनी है 20,000 अगर हिंदू में भी फासला होता है तो हाँ, तो निश्चित तौर पर तो फिर नीतीश सिंह नहीं रहेंगे सीट में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, तब तो फिर मान लिया पूरी कहानी चली जाएगी फिर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो कस्बा की स्थिति है वो सिर्फ मतों के विभाजन पर निर्भर करता है। अब वहाँ ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं रही। अब वहाँ का परिणाम सिर्फ विभाजन पर निर्भर करेगा कि किसका विभाजन कितना हो पाया। पहले था कि वहाँ ध्रुवीकरण होता था, इससे पहले के चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण होता था, लेकिन इस बार ध्रुवीकरण नहीं, यहाँ विभाजन पर परिणाम तय होगा। जो राजनीति विशेषज्ञ बोल रहे हैं इस बार सीमांचल से जो है MIM का पत्ता साफ हो जाएगा। क्या लगता है, अमौर सीट जो है अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, वो सी अपनी सीट बचा रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अगर 2020 से आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सीमांचल में AIMM का जादू उतरता हुआ दिख रहा है। कहना मुश्किल है कि अख्तरुल इमाम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें वो बचा पाने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर और अगर जलील मस्तान कांग्रेस से भी है। हाँ बिल्कुल, जलील मस्तान ही अभी, नवाज जफर भी हैं जदयू से। ठीक है, वहाँ जलील मस्तान ही एज लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है तो जीत तो किसी की हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो AIMM जो है निश्चित तौर पर सीमांचल में कोई सीट ला पाए या ना ला पाए, या फिर बड़ी मुश्किल से अगर एक सीट ला पाती है सीमांचल में, उससे ज़्यादा की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो खाता खोल ले तो यही बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन इतना तय है कि मुझे जो जानकारी है सीमांचल के कई इलाके में उन्होंने कई लोगों का खेल बनाने और बिगाड़ने का काम जरूर किया है। उनका खेल बनाए कि नहीं बनाया, क्या लगता है अमौर में कौन है आगे आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से मैं वहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान को आगे देख रहा हूँ। 22 सीट में भी नया सिटिंग विधायक को हटा दिया गया, RJD ने हटा के जो है नए प्रत्याशी को दिया गया टिकट। क्या लगता है, MIM भी है, RJD भी है और विनोद यादव भाजपा से भी है, क्या लगता है वोट में? जी देखिए, बिल्कुल जो है मेरे पास जो जानकारी है 22 के तो चुनाव के शुरुआती दौर में राजद के जो हाजी सुभान हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब जो वहाँ से खबरें आ रही है तो उसमें थोड़ी नई बात देखने के मिल रही है। वहाँ जो AIMM के कैंडिडेट हैं, देखिए वहाँ 22 में दो प्रखंड है, एक 22 और डगरवा। तो जो मेरे पास जानकारी है वो वहाँ AIMM के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डगरवा के इलाके में अच्छी खासी सेंधमारी कर ली है, और जबकि 22 के इलाके में आपको RJD की अच्छी खासी वहाँ पर भागीदारी रही है। तो इस स्थिति में अब फिर वही सवाल आता है कि AIM कितनी बड़ी सेंधमारी उन्होंने मुस्लिम वोटरों के बीच की है। अगर फिर वहाँ वो भी अच्छी संख्या में अगर 15-20 हज़ार वो लाने में AIM के कैंडिडेट अगर सफल रहे तो अब तय मानिए कि जो राजद के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। उस स्थिति में दोनों की लड़ाई में अगर भाजपा जो है अगर निकाल ले सीट तो कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। नंबर 1 किसे, नंबर 2 और नंबर 3 किसे? आप देखिए, अभी अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ हाजी सुभान ही 1 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। बाद बाकी तय होगा वोट के बंटवारे पर। हाजी सुभान और AIM के जो कैंडिडेट हैं दोनों के बीच जितना वोट बंटवारा होगा उस पर तय होगा। अगर अधिक दोनों के बीच अगर आधे आधे की हिस्सेदारी हो गई तो उसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा के विनोद कुमार को मिलेगा। चलिए, अंतिम जो है एक बनबनखी सीट बच गया, बनबनखी सुरक्षित सीट है। वहाँ तो त्रिकोणीय नहीं, सिर्फ दो धारा के बीच मुकाबला है, एक भाजपा और एक कांग्रेस। क्या लगता है, कृष्ण कुमार ऋषि चौथी बार जो है इस बार विधायक बन पाएंगे या देवराना कुमकार रास्ता को रोक रहे हैं इस बार? देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी तक भले ही चौथी बार मान लिया जीतने की स्थिति में हो कृष्ण कुमार ऋषि, लेकिन उनकी लड़ाई हमेशा उनको जब भी जीत मिली है तो वो तलवार के नोक पर ही उनको जीत मिली है। बड़ी आसानी से उनकी कभी जीत नहीं हुई, इसीलिए देवनारायण रजक को वहाँ कमज़ोर आंकना भूल होगी। दरअसल मुस्लिम यादव भी बहुत ज़्यादा संख्या में है वहाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप जब बनबनखी विधानसभा के पश्चिमी इलाके में जाएंगे
तो वो वहाँ माइक समीकरण बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो उस स्थिति में देवनारायण रजक को कमतर आंकना थोड़ा सा मुश्किल है। और जैसे कि मान लिया, आप जानते ही होंगे कि पप्पू यादव का भी उनको समर्थन था, पप्पू यादव के ही वो उम्मीदवार माने जाते थे। तो कुल मिला करके उनकी स्थिति को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो जनसुरा से जो वहाँ कैंडिडेट हैं मनोज ऋषि, वो जो है सो संभव था कि जो बड़ा नुकसान पहुँचा सकते थे कृष्ण कुमार ऋषि को। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि वो शायद उतना कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं मनोज कुमार ऋषि। तो इस स्थिति में अगर सीधी टक्कर होगी देवनारायण रजक और कृष्ण कुमार ऋषि के बीच में, तो कह पाना कठिन है कि परिणाम क्या होगा। अच्छा, आप सातों विधानसभा का एक हम आकलन देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पप्पू यादव और पप्पू सिंह बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या लगता है, पप्पू यादव और पप्पू सिंह का फैक्टर जो है सातों विधानसभा में चला है? देखिए, अगर आप तुलनात्मक अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर पप्पू सिंह पर पप्पू यादव भारी पड़े हैं। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी पप्पू यादव के जो प्रभाव की जो उम्मीद की जा रही थी, अगर सातों सीट पर आप देखेंगे, अगर मान लिया पूर्णिया सीट हो गया कांग्रेस का था, बनमनखी कांग्रेस था, कस्बा कांग्रेस था, अमोर कांग्रेस था, अगर 4 में से अगर 1 सीट ही निकलती है या 2 सीट ही निकलती है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो पप्पू यादव का भी जादू उतना नहीं चल पाया जितना कि चलना चाहिए। जो अपेक्षा उनसे की जाती है कि उनका जो है पूर्णिया में एक अलग तरह का दबदबा है, उनका एक अलग तरह की उनकी अपनी लोकप्रियता है, निश्चित तौर पर है भी। लेकिन अब जब परिणाम आएगा तो वो तय करेगा कि उनका जादू कितना चल पाया। हाँ, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया है, निश्चित तौर पर वो पप्पू सिंह पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये तो आपने सातों विधानसभा का रुझान देखा, और कल वोटिंग है। कल वोटिंग के बाद माफ करेंगे, कल जो है मतगणना है। मतगणना के बाद जो है ये सभी सीट पर जो है लगभग 12 बजे के बाद है रुझान आना शुरू हो जाएगा, कौन सीट से कौन बढ़त बना रहा है। और लगभग 3 बजे तक जो है पूरा सातों विधानसभा का जो है वो सीट क्लियर हो जाएगा, कौन कहाँ से बाजी मारा। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.